आपको वेव वाला एक बार पढ़ लो उसको चारों को। बस इतना देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, और वेवलेंथ क्या है, ठीक है, वेव नंबर क्या है। बस एक बार उसको देख लो फटाक से। उसमें ना एक फॉर्मूला और ऐड कर लेना, फिफ्थ। फॉर्मूला है ये, कुछ अलग से नहीं है। फिफ्थ क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पर हम लाइट वेव पढ़ रहे हैं तो अपनी वेलोसिटी क्या होगी? सी, है ना। लाइट वेव में वेलोसिटी का क्या दिखाते हैं? सी दिखाते हैं। ध्यान रहे, लैम्डा मीटर में होगा और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगा। हर्ट्ज का दूसरा यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है। तो जो आपका स्पीड आएगा वो क्या चीज में आएगा? मीटर पर सेकेंड। तो इतना कुछ लर्न कर लेने के बाद जो अगला सेक्शन हमारा चलता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थोड़ी सी कहानी बस खाली इसकी सुन लेंगे, ठीक है। तो जब हो हंगामा होना शुरू हुआ कि लाइट का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, तो लोगों ने फिर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे। और वहां पर हीटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हीट किया और उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो किस तरीके के रेडिएशंस को क्या करता है, एमिट करता है। ठीक है। तो जब हीटेड ऑब्जेक्ट पर ये पढ़ाई शुरू हुई और उनके रेडिएशंस को पढ़ना शुरू किया, तो उनके रेडिएशंस को क्या बुलाया? थर्मल रेडिएशंस। ठीक है। तो थर्मल रेडिएशंस को जब इन्होंने बहुत पढ़ा तो उन्होंने क्या पाया? एक फैक्ट एस्टेब्लिश हुई। वो क्या थी? कि थर्मल रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। ठीक है। तो ये जितने भी थर्मल रेडिएशंस थे, ये क्या चीज के बने हुए थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और सिर्फ एक वेव नहीं था, काफी वेव्स के क्या थे? कॉम्बिनेशन थे। ये क्लियर है आपको? तो लिख लो इसको थोड़ा सा। Absorption and emission of radiation was extensively studied. Absorption and emission of radiation were extensively studied for an heated object
और इसी को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एब्जॉर्प्शन एमिशन रेडिएशन जो आपने हीटेड ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा उसको क्या बुलाते हैं हम, थर्मल रेडिएशंस। ठीक है, और फुल स्टॉप, इसके बाद फुल स्टॉप। Absorption and emission of radiation were extensively studied for an heated object, bracket में thermal radiations, full stop. It was observed that it was observed that these radiations it was observed that these radiations were made of electromagnetic waves. These radiations were made of electromagnetic waves of several wavelength. several wavelength को अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये एज अ फैक्ट याद रखना है ना। अब बात आती है कि अब ये हमने एक नया टर्म निकाल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो वेव क्या होता है वो बाद की बात। ये सब जो अभी आप थ्योरी पढ़ना शुरू किए हैं, ये थ्योरी किस साइंटिस्ट वगैरह लोगों ने दी, ये भी कभी कभी घटिया सवाल एग्जाम वाले पूछ लेते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, तो लोग तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाते हैं, ये सबको याद करके जाता ही नहीं है, तो उसको एक बार खाली बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। Theory of electromagnetic waves and emission of such waves by accelerating charged particles was developed by Maxwell and later confirmed by Hendrik Hertz. डेवलप किसने किया बेटा? मैक्सवेल ने। और एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किसने किया? हेनरिक हर्ट्ज ने। ध्यान से पढ़ना, सवाल ऐसे ही पूछता है। तब अब बात आती है कि मैक्सवेल ने क्या किया। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्व किया? मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है तो व्हाट हैपेंस? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। ये सब डिटेल में आप क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ोगे पहले किताब में, अभी बस खाली लिख लो। जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करके मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अल्टरनेटिंग का क्या मतलब है, तो याद करो, क्लास 10 में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया था मैंने आपको, और क्या बोला था? एक बार करंट पॉजिटिव और एक बार करंट नेगेटिव, एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, तो 50 हर्ट्ज में कितना बार डायरेक्शन चेंज करता था? 100 बार। याद भी करवाया था मैंने आपको। तो अल्टरनेटिंग का ये मतलब हुआ एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो बोलता क्या है कि करंट भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज दिए। किसकी प्रॉपर्टीज दी? एसी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ये जो अल्टरनेटिंग करंट बनेगा कैसे बनेगा, अल्टरनेटिंग फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, तो वो लिखने के पहले काइंडली नोट दिस डायग्राम।
ये डायग्राम कैसा है मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखना ध्यान से पहले फिर बनाना। ये तीन एक्सिस हैं आपके, ठीक है। तो अगर मान लो ये तीसरा वाला नहीं होता, तो अल्टरनेटिंग आप इसमें करंट ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो बेसिकली कौन से एक्सिस के ऊपर हम बना रहे हैं, देखना ध्यान से। ये अपना जेड है और ये अपना एक्स, एक्स जेड प्लेन में जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बेटा ऐसा, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वेव किधर ट्रेवल करेगा, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इधर, ठीक है, ये ऊपर, दूसरा वाला नीचे, और वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, इधर। तो आपको नहीं लगता है तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, दिख रहा है। एक ऊपर की तरफ ऐसा, एक इधर, और वेव किधर जा रहा है, ऐसा। तो तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो प्रॉपर्टीज में भी हम ये लिखेंगे, इसको पहले ड्रॉ कर लो एक बार, प्लीज ड्रॉ दिस। करंट इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ध्यान रखिएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया डायग्राम। ये बुक में भी मार्क कर लीजिएगा, क्या बोल के गए वो, ये मैक्सवेल साहब क्या बोल कर गए, और ये डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। बाकी इसके बारे में और डिटेल आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला प्रॉपर्टी खुद से लिख लेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and direction of propagation of wave, all three are mutually perpendicular.
वाई, ऐसा। तो जो वेव होगा वो किस में ट्रेवल कर रहा होगा? एक्स दिशा में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर। ठीक है, डिटेल में क्लास 12 में भी पढ़ाया जाएगा, उसमें और डिटेल में क्लास 12 के फिजिक्स में है ये। तो अभी के लिए बस आपको ये थोड़ा चीज याद करके रखना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बस। ठीक है? तो उसके बाद वो डायग्राम बनाना था, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, घर पे बना लेना। ये डायग्राम बनाना था आपके नोट्स में, थोड़ा सा जगह छोड़ दो उसके लिए। और उसके बाद जस्ट यहां से शुरू कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, एक चीज और बुक में अंडरलाइन करना था, ये जो मैक्सवेल साहब जो बोल कर गए, जो आपने लिखा यार, when electrically charged particles moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted, and they are transmitted in the form of what? Waves. और इसी वेव को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हो। इलेक्ट्रो किस लिए? करंट के लिए। मैग्नेटिक किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बुलाते हैं, ये क्लियर है? क्योंकि उसके अंदर दो वेव्स हैं। लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो भी अंडरलाइन कर लेना, आप लोग भी कर लेना, वो छोड़ दिया मैंने। लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बच्चा? तो अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पहला प्रॉपर्टी तो लिखो। पहला प्रॉपर्टी वही है, पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, ट्वेल्व में आपको ये सब का इक्वेशन भी सिखाया जाएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस चैप्टर में खाली थ्योरी है बेटा, है ना? थ्योरी है, रटना है, न्यूमेरिकल है, आसान है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। सेकंड, अगर आप बोल रहे हो, देख लो पहले, सुन लो और फिर लिख लेना, कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है तो वेव ही। तो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में लिखी थी, क्या क्या लिखी थी? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, ये तीन चीजें लिखी थी, और लास्ट में एक वेव नंबर डिफाइन करा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या होता है? कौन से वेव के केस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में अपने दिमाग में तो कम से कम ये आना चाहिए ना, अगर ये वेव है तो इसका एक वेवलेंथ होगा, इसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, इसका एक स्पीड होगा। अगर ये वेव है, इसका अपना एक वेवलेंथ होगा, इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, इसका अपना एक स्पीड होगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हाट हैपेंस? ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम। ये नोट करके लिख लो। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी
स्पीड, इनफैक्ट एम्पलीट्यूड ऑल्सो। एम्पलीट्यूड आपको आता है? क्लास 9 में क्या होता था एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स में? डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं बेटा, ये दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। नहीं आता तो लिख लो। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, दोनों में अलग क्या है? बस दोनों अलग अलग दिशा में वाइब्रेट हो रहा है, एक एक्स वाई प्लेन में और दूसरा एक्स जेड प्लेन में। दो एक ही तरीके के वेव्स हैं जो अलग अलग दिशा में वाइब्रेट हो रहे हैं। काफी बच्चे ये सब भी नहीं लिख पाते बेटा, पता नहीं होता है क्या है ये सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जानते हो क्या होता है? क्लास 12 में एकदम एक बहुत ही आसान सा सवाल आता है। क्या करता है आपको कि वेव का इक्वेशन, जब आप वेव चैप्टर पढ़ोगे ना, वेव का इक्वेशन ऐसे लिख के दे देगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और बोलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का वेवलेंथ क्या होगा? वो बहुत बच्चे नहीं लिख पाते हैं इसको। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि दोनों के इक्वेशन में क्या चीज का डिफरेंस होगा, बस और बस डायरेक्शन का। एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये आपका वेवलेंथ बताता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी बताता है, ये तीनों क्या रहेगा? सेम। ये नहीं समझ में आता है बहुत लोगों के, लिख ही नहीं पाते इक्वेशन, और उसमें बस खाली एक एंगल लगा देंगे पाई/2, बस हो गया काम। ये तो है। ठीक है, अभी से याद करो तो हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है आपको? प्रॉपर्टी आपके बुक में कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि बुक से बाहर तो जाना इस केमिस्ट्री में बहुत, ये रहा। ठीक लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो, बुक में कुछ चीजें हैं, मैं उसको अलग से इसलिए लिखवा दे रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, वो आपके नोट्स में होना चाहिए पढ़ते वक्त, तो आपको लगेगा कि मेरा तो नोट्स ही नहीं कंप्लीट है। ये रहा दूसरा प्रॉपर्टी जो मैंने दूसरा लिखवाया, यहाँ का दूसरा नहीं, जो मैंने लिखवाया। सब कुछ सेम होगा। एक मिनट। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
do not require material medium for traveling. Therefore, what we can conclude, it can travel in vacuum as well. कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, मीडियम मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यही चीज इसको साउंड वेव वगैरह से अलग बनाता था। साउंड वेव के लिए क्या चाहिए? मीडियम, एयर, या सॉरी, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वहां भी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इसमें कोई एक वेव नहीं होता है, वो कंपोनेंट ऑफ वेव्स होते हैं। तो जब कंपोनेंट ऑफ वेव्स के बारे में आप बात करते हो, तो उसी को क्या बुलाते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, electromagnetic waves consist of many types of radiations which differ from one another in wavelength. तो सर अभी तो आप बोल रहे थे कि सेम वेवलेंथ होगा, आप बोल रहे हो अलग होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। सेम वेवलेंथ किसका होगा? कोई एक रेडिएशन अगर आप उठाओगे तो सेम वेवलेंथ किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप कोई दूसरा रेडिएशन उठाते हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम। समझ में आ रहा है? लेकिन आप दूसरा रेडिएशन और पहला रेडिएशन दोनों को देखोगे साथ में, तो दोनों विल क्या करेंगे? डिफर करें। होंगे एक साथ, लेकिन दे विल डिफर। तो मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ, वेवलेंथ में डिफरेंस हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा अलग। एंड दिस कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। 5, ये नहीं है बुक में, मतलब दूसरी जगह पर है, कहीं पर देखा। All electromagnetic waves in vacuum travel with same speed. And what is that speed? ठीक है, पांचों पॉइंट एक बार पढ़ जाइए, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर चलेंगे हम। कंप्लीटली एकदम नया है, सब नया है।
रीड हो गया। तो फोर्थ नंबर पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, ये जो वेव्स होते हैं दे डिफर इन व्हाट, दो अलग अलग वेव, दे डिफर इन व्हाट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। स्पीड तो सेम होगा, स्पीड सेम लिख दिया ना हमने ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? व्हेन these waves, these waves मतलब electromagnetic waves of different wavelength or frequency are arranged in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, then a pattern is observed. This pattern is called electromagnetic spectrum. ऐसा कैसे लिख दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो आज की क्लास का पहला लाइन फॉर्मूला पढ़िए एक बार। वी, पांचवा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला क्या है बच्चा? सी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। सी तो कांस्टेंट है ना। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज व्हाट? कांस्टेंट, 3 इंटू 10⁸ तो बेसिकली अगर आप लैम्डा को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घट जाएगा। इसे बना लीजिए ताकि आपको वो याद करने की जरूरत ना पड़े जो ऊपर पर लिखा हुआ है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो यहीं से आता है, यहीं से आता है। नाउ व्हाट इज दिस पैटर्न? ठीक है, तो पैटर्न आपके बुक में भी दे रखा है, ये रहा। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बस खाली नोट, गामा के एक नहीं है, विल स्टार्ट विथ ओरिजिनल वन। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल, ये सब नाम है, रटना है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। और जब हम ये लिखेंगे
दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इधर से इधर जाओगे वेवलेंथ इंक्रीज होगा। और इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। उल्टे दिशा में जाओगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। यही सबसे टफ पार्ट है, ये याद ही नहीं होता किधर क्या इंक्रीज होगा। रटने का तरीका। मैंने ऐसे रटा था, जो अभी तक याद है। ऑर्डर, इसका ऑर्डर याद रखना अपने आप में बहुत बड़ा बात है, वो भी बिना कंफ्यूज हुए हुए। सी फॉर कॉस्मिक, सी फॉर कलर, जी फॉर गामा, जी फॉर ग्रीन। एक्सरे पूरा ही याद रखते हैं एक बीच में। यू, वी, यू विजिबल, पूरा याद रखते हैं एक बीच में। इंफ्रारेड का आई, माइक्रोवेव का एम आई, और रेडियो वेव का मिरर। कलर ग्रीन एक्सरे उनका विजिबल इन मिरर। बाकी आपको अपना डिवाइस करना है तो आप कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। ठीक है। एक चीज और, जब आगे हम प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर, ठीक है, वहां पर हम ये पढ़ेंगे कि एनर्जी इज गिवन बाय एच म्यू। पता नहीं आज पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। एनर्जी कैसे होता है गिवन बाय एच। एच कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। म्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो एक बात देख लो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा, एनर्जी भी उसका ज्यादा। तो इसमें से एनर्जी सबसे ज्यादा किसका बेटा? बोलो। ये फॉर्मूला कहां से आएगा? जब प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट विजिबल रीजन इज बेसिकली गिवन बाय व्हाट? वो 7 कलर्स ऑफ लाइट जो हमने क्या पढ़ा था? विबग्योर। तो विजिबल रीजन को अलग से भी तोड़कर लिखते हैं, विबग्योर। ठीक है। ऐसे ही लिखना, विबग्योर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वॉयलेट का वेवलेंथ और ये रेड का वेवलेंथ। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा, वॉयलेट का क्या होगा? कम। ये सब हमने रटा था, याद करो 10 में। वो ऐसे क्यों बेंड होता है, क्यों ज्यादा बेंड होता है प्रिज्म में, वहां वेवलेंथ वगैरह देखा था। ठीक है। तो वॉयलेट का कम और रेड का ज्यादा। अब ये रटना है किसका क्या होता है, बुक में दे रखा है। इसका वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर और इसका वेवलेंथ इज 750 नैनोमीटर।
ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, शायद बुक में नहीं है ये। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड नॉन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नॉन कंटिन्यूअस को लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने इतनी बार प्रिज्म का डायग्राम बनाया है अपने कॉपी में लास्ट ईयर क्लास 10 में, कि कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बनाया ना आपने? तो जब आपने प्रिज्म वाला डायग्राम वो याद करो, जब बनाया गया होगा, तो आपको जो लाइट्स दिखती थी ना, कैसी दिखती थी? सातों एक से एक मर्ज होता हुआ दिखता था, है ना? ऐसा नहीं था कि सातों अलग अलग था, सब एक दूसरे से क्या थे? सटे हुए थे। ठीक है, तो उसको यहां पर एक साथ दिखा देते हैं। VIBG। तो एक दूसरे से सारे क्या हैं? सटे हुए, तो इसको क्या बुलाओगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नॉन कंटिन्यूअस क्या होगा? एक वेवलेंथ दिखा, दूसरा वेवलेंथ मान लो ग्रीन वाला नहीं दिखा, हो सकता है उसके बाद आपको ये दिखे। ठीक है, हो सकता है उसके बाद आपको ये दिखे। तो सारे वेवलेंथ नहीं दिखेंगे कंटिन्यूअस, ऐसा ऐसा लाइन दिखेगा। ठीक है। एक्सप्लेन करता हूं मैं, एक बार फोटो देख। ये दिख रहा है आपको? सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। कैन यू सी दिस? सारे लाइंस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेड के बाद ऑरेंज जो है थोड़ा सा जगह छोड़कर आ रहा है, ऑरेंज के बाद येलो जो है वो थोड़ा सा जगह छोड़कर आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो सब एक साथ कंटिन्यूअस लाइन। उसका अलग से नहीं दिया है क्या? कोई बात नहीं, ये देखो। कैन यू सी द स्पेसेस? दे आर नॉट कंटिन्यूअस। बीच में जगह दिख रहा है सभी को, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन कंटिन्यूअस। तो बेसिकली जब हाइड्रोजन का केस हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमको ये दिखता है, यही पढ़ना भी है हमें, लाइन स्पेक्ट्रम। यही है अपने सिलेबस में, लिख लो यहां पर बस। हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल्स में जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कैसा आएगा? लाइन। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब लिख लो, नॉट ऑल फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट। नॉट ऑल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट ऑल वेवलेंथ भी लिख सकते हो, सारे वेवलेंथ मौजूद नहीं होंगे यहां पर। ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, सारे मौजूद होंगे। हल्का ही मौजूद होगा लेकिन सारा मौजूद होगा। ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट। तो यहां तक पहुंचने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। ठीक है, वही लास्ट क्लास में जो तीन चार फॉर्मूले आपको लिखाए थे उसके बेसिस पर लिख लीजिए, कर लीजिए।
लास्ट क्लास में 5 चीजें बोली थी ना याद करके आने के लिए, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, और एक आज का फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको, उसी के बेसिस पर सवाल है, प्लीज डू इट। जो काम की चीजें हैं डेटा वो कॉपी कर लो बस। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आपको वेवलेंथ निकालना है। फॉर्मूले में जाओ और जाकर चेक करो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन आपने किस फॉर्मूले में पढ़ा, तभी तो बनेगा। कौन से फॉर्मूला नंबर में पढ़ा बेटा? आज वाले फॉर्मूले में पढ़ा। C इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड का वैल्यू क्या लेंगे बोलो? हाँ हाँ, ले लिया सभी ने ये स्पीड, मुझे ये बताओ क्यों लिया? वाई? क्यों लिया? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी में पांचवा प्रॉपर्टी क्या लिखा हमने? सारे वेव कितने स्पीड से ट्रैवल करते हैं? इस स्पीड से ट्रैवल करते हैं। नहीं समझ में आता बच्चों को कि वो क्यों लिया? क्योंकि हम बचपन से क्या याद करते आते हैं 9 10 में कि लाइट का स्पीड होता है ये। अभी यहां पर क्या दे दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अभी हमने पांचवे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी लिखी तो वहां क्या लिखा? सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन से स्पीड से ट्रैवल करते हैं? लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो वो फिक्स हो गया। बाकी तो कुछ है नहीं फिर। 1368 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा। एनसीईआरटी का जो सवाल होता है वो एकदम दर्दनाक होता है, ये डिवीजन वाला है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो रियल लाइफ एग्जांपल उठा के दे देता है आपको। उनको ये समझ में नहीं आता कि बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है। विविध भारती का ब्रॉडकास्ट इसी पर होता है, 1370 पर नहीं होता है, तो वो 1368 ही दिया आपको लिखकर। आप मुझे अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। इस चैप्टर में आपको बेटा फॉर्मूला याद रह गया ना, तो इससे आसान चैप्टर पूरा केमिस्ट्री में नहीं है। डायरेक्ट सवाल फॉर्मूला पर, डायरेक्ट, कुछ बुद्धि नहीं लगाना। हो गया? डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कितना आया? ये आया लगभग 220 के अराउंड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है उसके बाद वाला लाइन। क्या पूछता है बोलो? विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू? किस पार्ट में बिलोंग करता है? वापस बुक में आइए, फोटो। तो लगभग कितना आंसर आया है? 220।
220 का मतलब इन हंड्रेड्स, 100 में है आपका वेवलेंथ। तो 100 में वेवलेंथ कहां पर है? रेडियो वेव्स के पास। दिख रहा है आपको 100 में वेवलेंथ कहां है? तो बेसिकली जो आपको स्पेक्ट्रम दे रखा होगा वो क्या है? रेडियो वेव का। और आंसर भी वही आना चाहिए था, रेडियो वेव्स। अब ये कैसे याद होगा? ये इधर वाला, ठीक है। तो इसको जब आप 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तब याद होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। बाकी एक चीज देख लो ध्यान से, हो सकता था कल को आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ देता, है ना, और फिर फ्रीक्वेंसी के बाद पूछता कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है ये बताओ, फिर क्या करते? मान लो आप ये रट के चले गए, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ पूछ लिया यहां पर, और क्वेश्चन में पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी कुछ निकलवा लिया आपसे, और फिर से फॉर एग्जांपल 10 की पावर 14 आ गया आपका आंसर फ्रीक्वेंसी में, और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी कहां बिलोंग करता है वो बताओ, और आप ये रट के गए, तो कैसे करोगे कन्वर्ट? 8 का फैक्टर। क्यों है 8 का फैक्टर? देखना है यहां पर, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको इसको भूलो, भूल जाओ। अगर फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 24 है तो वेवलेंथ कितना आएगा बेटा? 10 की पावर -60। ठीक है। तो अपने बुक में ही पेंसिल से मार्क कर लो कैसे निकालोगे। मतलब सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, सिर्फ इसके लिए। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू 10 की पावर 8। कोई एक सा याद कर लेना, या तो फ्रीक्वेंसी, या तो याद तो करना ही है बेटा क्योंकि अगले साल है फिजिक्स में और बोर्ड में भी आएगा, करना तो है ही। बोर्ड एग्जाम में भर भर के सवाल आता है ये। तो 2 साल है। धीरे धीरे करके याद करना, एक दिन में वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.4। विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज दे रखा है, आपको उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके लिखना है, लिखिए। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको सवाल भेजे थे इम्पैक्ट पैरामीटर वाले, है ना, इस चैप्टर पर जो मैंने आपको रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाया था, वो सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई कर लेना अच्छे से। 18 सवाल था ना, 1 to 18, अच्छे से कर लेना उसको। देखेंगे फ्राइडे वगैरह के क्लास में डिस्कस कर देंगे सारा। $400 नैनोमीटर, 750।
जरूर 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 सत्तर। मिला लो, ये आया बाकी कैलकुलेशन। ठीक। नेक्स्ट 2.5। वेव नंबर का फॉर्मूला याद नहीं है, देखो पलट के। या वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। सीधा फॉर्मूला। उसमें कुछ पूछना आपको? और दूसरा क्या पूछता है? फ्रीक्वेंसी, वही फॉर्मूला। तो 5800 इंटू 10⁻⁻10 इंटू फ्रीक्वेंसी विल गिव यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक। स्टोचियोमेट्रिक से कहीं ज्यादा आसान है, बहुत आसान है फुल स्कोर करने का इस सब चैप्टर में। 3 का नंबर बटेगा। इसमें कुछ पूछना आपको? 2.5 में फॉर्मूला याद है, पुट करिए, आंसर लाइए, कुछ घुमाएगा भी नहीं। नेक्स्ट इज, हेडलाइन लिखिए, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थोड़ा डेंजरस होगा बेटा अब। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Some of the properties, phenomena was unexplained by considering wave nature of electromagnetic radiation. What is the meaning of wave nature of?
वही फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, सी, वेव नंबर, ये सब यूज करके एक्सप्लेन नहीं हो रहा। Some of the properties or phenomenons were unexplained, was were unexplained by considering wave nature of electromagnetic radiation. तो समझ में भी आना चाहिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मतलब इन चारों के बारे में। तो कुछ फिनोमेनन्स ऐसे थे जिनको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स पर, वेवलेंथ के टर्म्स पर, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स पर, वेव नंबर के टर्म्स पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। वो कुछ फिनोमेनन कौन कौन से हैं? तीन थे, और भी थे, किताब में यही दे रखा है, वो पहले टिक करिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहला, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो पूरा एक चैप्टर ही है, पूरा पढ़ेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक कंप्लीट चैप्टर, तो पढ़ाने में 3-4 क्लास लगेगा, हम बढ़िया से कर लेंगे। और लास्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये तीनों क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले, ठीक है, ये तीनों को ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले आपको थ्योरी बता दूं और फिर एक्सप्लेन करूं, तो आसान होगा समझने में, ठीक है। तो लिखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी रटना है आपको अगली क्लास के लिए। Substance emit or absorb radiation in the form of small packets or bundles of energy. एनर्जी क्या होता है? एक पैकेट टाइप का होता है, ठीक है। Now, these small packets of energy are called quantum। ये वर्ड हम रेयरली यूज करेंगे। These small packets of energy are called photons, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना इन दोनों का टर्मिनोलॉजी क्यों अलग अलग है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करते हो तो उसमें तो लाइट भी आता है, और लाइट के अलावा और भी रेज आते हैं, आपने अभी जस्ट देखा काफी अलग अलग तरीके के रेज होते हैं। तो सभी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, और स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, अगर आप सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बारे में इन जनरल बात करो तो उसको क्या बुलाओगे? क्वांटम, ठीक है। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली लाइट रे के बारे में या फिर लाइट रेडिएशन के बारे में बात करते हो तो उस क्वांटम को क्या बुलाने लगते हैं हम?
फोटॉन्स एक नाम होता है, ठीक है, स्पेशल नेम होता है। लाइट रेडिएशन में जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होगा उसको क्या बुलाओगे? फोटॉन्स। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये हमें कोई नहीं समझाने वाला था क्वांटम और फोटॉन्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। 6 महीना लग गया समझने में। पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ light radiations are called photons। फोटॉन्स में ये जो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, आपको समझ में आए इन दोनों के बीच, टर्म्स के बीच का डिफरेंस? क्वांटम भी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, बट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी किसके लिए? इन जनरल कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करो, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर लाइट के बारे में बात करो तो उसी क्वांटम को क्या बुलाने लगेंगे हम? फोटॉन्स। तो क्या होता था ना कि जब इसके ऊपर क्वेश्चन आते थे डीपीपी और डीटीएस वगैरह सब में, तो समझ में ही नहीं आता था कि कहीं क्वांटम यूज किया है कहीं फोटोन यूज किया, आखिर है क्या दोनों? आंसर दोनों सेम आता था। तो आपका वो नहीं होना चाहिए, शुड नो। तो ये भाई साहब फिर थ्योरी क्या देकर गए? व्हाट वाज हिज थ्योरी? ही सेड दैट दिस एनर्जी, ये दिस पैकेट वाला एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी ऑफ फोटोन is proportional to frequency of radiation। आपको हर जगह फोटोन ही वर्ड मिलेगा बेटा, ये ध्यान रखना। और मैथ से हम क्या समझते हैं? अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो बीच में क्या लगाना होता है? इक्वल टू और कांस्टेंट इनटू म्यू। इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या लिखते हो आप? एच। थोड़ी देर पहले लिखाया था। एंड दिस एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसने दिया अपने नाम पर लग दिया। अब ये रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, कोई लिख के नहीं देगा आपको। 6.626 इंटू 10⁻⁻24 यूनिट अभी निकालेंगे हम। यूनिट के लिए जगह छोड़िए। एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये नहीं किसी से पूछ रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, वैसे भी याद हो जाएगा, इतना सवाल करेंगे इसके ऊपर की ऐसे ही याद हो जाएगा। यूनिट, यूनिट क्या होगा? इधर आओ। अच्छा, इसमें यूनिट कैसे निकालते थे जी का? ये न्यूटन लिखते थे, आर स्क्वायर को उधर लेकर आकर मीटर स्क्वायर, और m1 m2 केजी का स्क्वायर, तो जी का यूनिट मिल जाता था हमें, सिखाया था मैंने आपको। तो एच का यूनिट कैसे निकालेंगे? एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चा? जूल। एच का वी डोंट नो, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज को सेकंड में लिखेंगे, सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज क्या होता है? 1/2 होता है ना। तो जूल इज इक्वल्स टू एच इंटू 1/s। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एच? जूल सेकेंड। टॉपिक लिख लेना, यूनिट ऑफ एच, पता चले कि एच का फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला नहीं है ये, यूनिट ऑफ एच है। वहां डाल दो। बहुत दिक्कत होगा बेटा, इतना यूनिट का कन्वर्जन है ना इसमें, हालत खराब हो जाएगा यूनिट का कन्वर्जन करने में। कौन क्या यूनिट में दे रखा है वो बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। तो आज का लेटेस्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? एच में।
5 नंबर वाला फॉर्मूला लिखो। C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। वहां से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखो C बाय लैम्डा, और उसको पहले वाले में पुट करो। ये सब आना चाहिए, रटना नहीं है, ये सब आना चाहिए, प्रोसेस बिल्कुल आना चाहिए। यू शुड नो द प्रोसेस कैसे आया। रटोगे साफ हो जाओगे, इसमें ध्यान रखना। ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी वी नो दैट इट इज जूल। ठीक। वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे हैं बच्चा, एकदम काम की चीज सिखा रहा हूं मैं आपको लास्ट में। वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट में ईवी, स्मॉल ई कैपिटल वी। बहुत यूज होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप छोटे छोटे पार्टिकल से डील कर रहे होते हैं। वो बड़ा बड़ा 200 हजार जूल वाला एनर्जी वाला नहीं। ठीक है, बहुत छोटा एनर्जी, 10⁻⁻18 जूल, 10⁻⁻24 जूल। तो वो -24 जूल का इफेक्ट कम करने के लिए बेसिकली क्या यूनिट यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप ये डेटा आपको फेमिलियर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों आता है? ये फिजिक्स में सिखाया जाएगा क्लास 12 में। क्योंकि एनर्जी जब वहां पर आप चार्ज पार्टिकल की वजह से लिखोगे तो ये लिखोगे Q इंटू वोल्ट। ठीक है, फिजिक्स क्लास 12। ये पोटेंशियल होगा और ये चार्ज होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल विल गिव यू एनर्जी वहां पर, तो वहीं से ये आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और 1 वोल्ट के चार्ज से एक्सीलरेट करोगे तो इट विल गिव यू व्हाट? 1 जूल। ठीक है, सब अपनी जगह पर, ये मेमोराइज करना है अभी आपको फिलहाल। ये लैम्डा के तो यूनिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9। ठीक है, और क्या सिखाना है आपको? काफी है मेरे हिसाब से। एक और लिख लो फॉर्मूला। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और emitted is equal to number of photon into energy of 1 photon।
अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा हमने, एनर्जी ऑफ वन फोटोन h म्यू, नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा n। यहां पर ध्यान से देखना, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होता है। फोटोन क्या है, पैकेट है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया। तो क्या पैकेट, कोई भी अगर आप बाजार में पैकेट लेने जाते हो तो पैकेट आधा नहीं होगा, या तो एक पैकेट होगा, या तो दो पैकेट होगा, तीन पैकेट होगा, चार पैकेट होगा, कभी आधा मत नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। विच मीन्स व्हाट, एन क्या है, एक नेचुरल नंबर। एकदम सिंपल सा सवाल। क्या होगा आंसर, तो एन क्या है अपना यहाँ पर, नेचुरल। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए। पूरा क्लास नोट रिवाइज करना है, और जब मैं रिवाइज बोल रहा हूं तो मेरे लिए मेमोराइज करना है। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद करके आइएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल है। ठीक है, एनर्जी को पावर लिखेंगे, ठीक है, फिर पावर से फिर हम एन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर ये जो है 6.6 इंटू 10⁻24 -24 इंटू 3 इंटू 10⁸ इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1240/λ। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं, तो वो करने के पहले आपको ये सारा याद होना चाहिए, तो अगली क्लास जब होगी तो इसको याद करके आना सारा। ठीक है, तो आपके लिए आसान होगा, जा सकते हैं। आपको कुछ पूछना है इसमें? पढ़िए, हो जाएगा, पहली बार में लगता है